हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फाइनल पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने प्रेगनेंसी और कुछ मेजर एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करने वाले, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सीखिएगा, जो कि है पार्चुरेशन। तो देखो, पार्चुरेशन का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, जो कि अपन आम भाषा में चाइल्ड बर्थ भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है कि बच्चे की डिलीवरी कैसे होगी, मतलब ऐसा क्या होगा कि फीटस जो 9 मंथ तक अंदर था अब उसे बाहर की तरफ पुश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सारा प्रोसीजर अपन पार्चुरेशन में पढ़ने वाले हैं। तो इट इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, मतलब जिसमें नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो सिग्नल जनरेट करता है, और साथ में प्लेसेंटा इस चीज में हेल्प करती है पार्चुरेशन के लिए, कि भाई वो पार्चुरेशन करवाने के लिए सिग्नल जनरेट करता है। और ये सिग्नल कैसे जनरेट करता है अभी अपन देखेंगे, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब फीटस से बाहर की तरफ आना चाह रहा है, तो वो वहां से ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये होता कैसे, इसे समझते हैं। जो फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, उस फीटस की एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ये एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, एडिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स भी रीजन होता है और मेडुला रीजन भी होता है, उसके कॉर्टेक्स रीजन से कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन को रिलीज करवाता है। और ये हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन के कुछ लेवल के साथ छेड़खानी करता है। एस्ट्रोजन का लेवल जो पहले भी ज्यादा था अभी भी ज्यादा ही रहेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को घटा देता है। अभी तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इसीलिए ही ज्यादा था कि कहीं पर अनडेवलप्ड फीटस बाहर की तरफ ना जाए। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा, और जैसे ही इसका ये लेवल घटेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होने लगता है यूट्रस की वॉल में, और वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस करवाता है, जिससे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। और एस्ट्रोजन का लेवल जो बढ़ेगा वो क्या करता है, मायोमेट्रियल वॉल जो होती है उसे ऑक्सीटोसिन के लिए, क्योंकि आगे इसी हार्मोन से और कॉन्ट्रैक्शन होने वाले, उसके लिए सेंसिटिव बना देता है, और ज्यादा बना देता है। और इस पूरी चीज से फीटस जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट करता है, जिससे पार्चुरेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, अभी तक का ये सारा काम फीटस ने किया, जैसे ही ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है मायोमेट्रियल वॉल को, तो यूटेराइन और सर्विक्स जो है वो थोड़ी स्ट्रेच होती है, और वहां की सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो क्या करती है, मदर की हाइपोथैलेमस को सिग्नल देती है, जिसकी वजह से मदर की हाइपोथैलेमस जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देती है कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कराओ। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है, तो उस ऑक्सीटोसिन की वजह से मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाता है, और जिससे यूटेराइन और सर्विक्स और ज्यादा स्ट्रेच होती है, जिससे हाइपोथैलेमस के पास और ज्यादा सिग्नल जाते हैं, जिससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रेट कराती है, और ये ऑक्सीटोसिन फिर जाकर मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। फिर ये साइकिल चलता है और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है। ये साइकिल चलता रहेगा जब तक ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना ज्यादा नहीं हो जाता कि वो इतना पेन और इतना कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करे कि फीटस बाहर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। और हर बार इस साइकिल के बाद और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। दिस लीड टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ यूट्रस, जिसकी वजह से यूट्रस से बेबी बाहर की तरफ आ जाता है, और बर्थ कैनाल के रास्ते से वो बाहर आएगा। बर्थ कैनाल में क्या क्या होते हैं, वेजाइनल कैनाल और सर्विकल कैनाल, और इससे बाहर आने के प्रोसीजर को कहते हैं लेबर एक्सपल्सन। अगर मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्शन थोड़े कम हो, अगर लेबर पेन जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जो डॉक्टर लोग हैं वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी दे सकते हैं,
मीजोप्रोस्टॉल और पिटोसिन नाम से मिलते हैं। ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं, जिससे इंजेक्शन लगाने से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है और जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी करने में हेल्प होती है। और अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करके बच्चे को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये अपना प्रोसीजर जो था वो कौन सा था, पार्चुरेशन का प्रोसीजर था। तो इसको आप अच्छे से करें, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th स्टैंडर्ड के भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार ये नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया, लैक्टेशन, उसको खत्म करके चैप्टर को एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं गेस्टेशन पीरियड। देखो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि टाइम पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बनेगा जो कि एम्ब्रियो की फर्स्ट सेल है, और टाइम ऑफ बर्थ, पार्चुरेशन तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन के केस में ये गेस्टेशन पीरियड अराउंड 9 मंथ का होता है। और अगर 4 वीक को, ध्यान से सुनेगा, अगर 4 वीक के कलेक्शन को 9 मंथ, 1 मंथ माना जाए तो फिर टोटल कितना लगता है, 9 मंथ और 2 वीक ऊपर लगते हैं। यहां पर हर मंथ को मैं 4 वीक का कलेक्शन मान रहा हूं। इसका मतलब 9 मंथ का मतलब है 9 4 जा 36 वीक और 2 वीक और ऊपर 38 वीक। और अगर डे के हिसाब से देखें तो 266 डेज का अराउंड गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन के केस में। एक और चीज, अगर आपको पूछे कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन से कितने टाइम बाद में मतलब गेस्टेशन पीरियड हो सकता है, पार्चुरेशन हो सकता है, तो देखो जब फर्स्ट डे होता है उसके 14th डे पर बेसिकली ओव्यूलेशन होता है, अगर एक स्टैंडर्ड साइकिल माना जाए तो। और 14 डे के अगले दिन के आसपास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब 266 में अपन 14 डेज और ऐड कर देंगे तो अराउंड 280 डेज के आसपास, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन से अपन क्या मान सकते हैं, गेस्टेशन पीरियड होगा, ठीक है। वैसे अगर गेस्टेशन पीरियड पूछे तो अपन को 266 डेज अराउंड 9 मंथ लिख देना है, ठीक है। रैबिट में कितना होता है, 28 to 32 डेज, डॉग में होता है 60 to 65 डेज, कैट में होता है 62 to 72 डेज और एलिफेंट में होता है 607 से 641 डेज का, ठीक है। तो ये था अपने गेस्टेशन पीरियड। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के एंड तक आते आते वो जो फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड थी वो अब मिल्क सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। और दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न, जिसकी वजह से अब माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। फीमेल में हमेशा लैक्टेशन नहीं होता, सिर्फ प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी जब खत्म होने वाली होती है पार्चुरेशन के समय से स्टार्ट होता है और करीब एक्टिवली वो करीब 1 ईयर के आसपास मतलब क्या कर सकती है, अपने बच्चे को दूध से नरिश कर सकती है, तब तक लैक्टेशन होगा। तो ये लैक्टेशन का स्टार्ट होना मतलब मिल्क का ऐसे सिक्रेट होना क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ये भी आपको पूछा जा सकता है कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो जो फीमेल जो होती है एकदम लैक्टेशन का जब फर्स्ट टाइम मतलब मिल्क सिक्रेट होता है उसके स्टार्टिंग के कुछ दिन एक गाढ़ा येलो कलर का जो होता है वो मिल्क सिक्रेट होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। और इसके अंदर IgA एंटीबॉडी ज्यादा होती है, जो फीटस जो अब बाहर आया है, जो बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है, जो बेबी है, उसको क्या देगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछे कि कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। जब मैं आपको एक अपने इम्यून सिस्टम का एक टॉपिक आएगा आने वाले चैप्टर्स में, तब मैं वापस पूछूंगा तो कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA टाइप की एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो ये अपना था लैक्टेशन और इसी के साथ में अपना ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।